चलिए, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, है ना। इस पिक्चर को देख के आप क्या नोटिस कर सकते हैं? अगर इस पिक्चर को आपको दिखाया जाए, एनडीए में ऐसा ही होता है, आपको पिक्चर दे देगा, स्टोरी राइटिंग करने के लिए दे देता है। खैर हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का चैप्टर 1, ठीक है। यहाँ पे एक लेडीज़ दिख रही है। लेडीज़ आपको दिख रही है? ये लेडीज़ और हाथ में मसाल लिए हुए हैं। और ये सब जो है, ये कौन है? ये जो इसको इसके हाथ को देखिएगा ध्यान से, इसके हाथ को, तो ये हाथ ये लोग पकड़े हुए हैं यहाँ पे, इसके हाथ को, है ना। ये सब ये जो लेडीज जो है ना, ये लेडीज एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। एक कंट्री है एक, और ये जो लेडीज है रियल में ये लेडीज नहीं है। मतलब पहले के लोग क्या करते थे ना कि कंट्री को, जैसे हम लोग भारत माता बोलते हैं, है ना, हम लोग भारत माता का चित्र बना देते हैं। एक्चुअली में ऐसा भारत माता है क्या? नहीं है, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को भारत माता के साथ एसोसिएट करते हैं, भारत माता की जय, है ना। उसी तरह से डिफरेंट कंट्री के जो आर्टिस्ट वगैरह होते थे, तो लोगों को नेशनलिस्टिक फीलिंग, जब बोलते हैं भारत माता की जय, तो हम लोग को एक नेशनलिस्टिक फीलिंग आता है कि भारत के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। तो जो भारत माता है वो नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, सारे लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, है ना, जो इस देश के नागरिक हैं। उसी तरह से उस ज़माने के जो यूरोपियन कंट्री थे, है ना, तो जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स जिनके अंदर था, तो अपने कंट्री को एक पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे, है ना। मोस्टली वो फीमेल हुआ करती थे, ठीक है। तो ये एक कंट्री है, अपने आप में कोई लेडीज़ नहीं है। और ये जो भी ये सब क्या है, ये सब सिटीजन्स है, और ये इनके हाथ पकड़े हुए हैं। और ये जो क्या है, ये जहाज़ है, किसका जहाज़ है? इस कंट्री का जहाज़ है ना। और ये जो है जहाज को क्या बोले कि जाओ जाकर क्या करो, व्यापार करो। मतलब एक कंट्री क्या व्यापार करेगी, है ना, बिजनेस करेगी, तो उस कंट्री का क्या होगा, इकोनॉमिकली डेवलप होगा, है ना। तो ये इस पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्या, उस ज़माने में क्या होता था ना, एक बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था, जैसे कि इम्पीरियलिज्म का उस ज़माने में 1848, है ना, 17 के दौरान, 18 के दौरान ये क्या हुआ था, 1850 ये वगैरह हम लोग देखें। 1857 में भारत प्रथम स्वतंत्रता युद्ध लड़ा था, है ना। तो ये कॉलोनियलिज्म का टाइम था, यानी इम्पीरियलिज्म का टाइम था। जो कंट्री, जो नेशन स्टेट होते थे, वो चाहते थे कि जो दूसरे देश के लोग हैं, जो दूसरे कंट्री, उस पर क्या करें, कब्जा करें, है ना। तो ये भर भर के ये जो जहाज़, आप तो उसमें जैसे कि मान लेते कोई कंट्री है और वो क्या हो गया, नेशन स्टेट बन गया। जैसे इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड नेशन स्टेट बन गया, तो वो क्या करेगा कि दूसरे स्टेट पे क्या करेगा, कब्जा करेगा, है ना। तो उस ज़माने में ये प्रॉब्लम था कि जो जैसे जो यूरोपियन स्टेट आ रहे थे, फ्रांस था, पुर्तगाल था, डेनमार्क था, हॉलैंड था, ऑस्ट्रिया, तो ये सब जैसे जैसे नेशन स्टेट बन रहे थे, वैसे वैसे इनका मोटो क्या हो जाता था कि कोलोनाइज करो दूसरे कंट्री को, है ना। और इस वजह से क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार युद्ध भी हो गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वार युद्ध होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि अब हम नेशन स्टेट बन गए, तो हम चाहें कि दूसरे स्टेट को भी क्या कर ले, कब्जा कर ले, उसका रिसोर्स को यूज करे, है ना। तो ये जो लेडीज है वो क्या शो करा रही है, ये जो जहाज है ये तो एक बिजनेस, और दूसरा क्या कि आप जाओ और दूसरे स्टेट पे क्या करो, कब्जा भी कर लो, है ना। क्योंकि अब आप पावरफुल हो चुके हो, आप एक नेशन स्टेट हो चुके हो, है ना। सारे लोगों की फीलिंग्स एक हो चुकी है, सारे लोग एक दूसरे के बारे में, यानी इस देश के बारे में सोचते हैं, है ना। चलिए, ठीक है। तो हम लोग ये देख लिए थे, है ना, इस चीज़ के बारे में। अच्छा, फ्रेंच इम्पैक्ट ऑन यूरोप, ठीक है। तो फ्रेंच का क्या इम्पैक्ट पड़ता है यूरोप पर, ठीक है। यूरोप पर फ्रेंच का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ पे अगर नक्शा होगा, अच्छा चलिए, फ्रेंच इम्पैक्ट ऑफ यूरोप अगर हम लोग देखें तो फ्रांस कंट्री है एक, है ना। और चलिए कोई बात। तो एक मान लेते ये यूरोप है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे जर्मनी है, ठीक है। इंग्लैंड यहाँ पे है, ठीक है, समझ गए। और हाँ, इंग्लैंड यहाँ पे है,
इंग्लैंड इंग्लैंड जो है ये यूरोप से अलग है, मतलब कहने के लिए तो इंग्लैंड यूरोप में ही आ जाता है, लेकिन इंग्लैंड एक सेपरेट कंट्री है, उसके बीच में सी रहता है, ये यूरोप में अटैच नहीं है, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड वगैरह, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया या एक ऑस्ट्रेलिया होता है जो कि इस साइड में है, ये ऑस्ट्रिया यहाँ पे होता है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे नॉर्वे स्वीडन वगैरह यहाँ होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका नीदरलैंड जो हॉलैंड वगैरह है ना वो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रांस का जब यहाँ पे एक नेशन स्टेट बनने वाला था, नेशन स्टेट बना, तो अदर जो रीजन्स के जो लोग थे उनमें क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो इस चीज़ चैप्टर में है, ठीक है। तो जब दूसरे, क्योंकि हम लोग देखें कि जब आया था कौन, नेपोलियन, तो नेपोलियन के आने के बाद क्या हुआ था, जैकोबिन क्लब बनना शुरू हुआ था, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन पहले उसका एक क्या नाम था, जो उसका मिलिट्री रूलर था जिसको बाद में गुलोटीन कर दिया गया था, गुलोटीन जो बहुत लोगों को मरवा दिया था, बहुत फेमस नाम था, ठीक है। तो जो टीपू सुल्तान भी क्या किया था, ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था, है ना, याद है। फ्रांस से भी क्या ना, लुइस 16 नहीं थे वो, तो किंग थे ना, उनको तो लास्ट में कटवा ही दिया था, गुलोटीन तो किंग और क्वीन का में हो गया था, है ना, ठीक है। तो मिशन टू लाइबरेट यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम द डेस्पोटिज्म। तो डेस्पोटिज्म का मतलब क्या हुआ कि जो किंग वगैरह होते थे ना, तो उनकी रूलिंग, क्योंकि वो जनता को केयर नहीं करते थे किंग, है ना, तो इस वजह से उनके जो रूलिंग सिस्टम होता था उसको बोला जाता था डेस्पोटिज्म, यानी इसमें जनता का कोई भी हित का बात नहीं हुआ करता था, जो किंग बोल दिया चाहे जनता का अच्छा हो भला उससे कोई मतलब नहीं होता था। तो जो मिशन था क्या था कि यूरोप को जो अदर यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे अभी भी नेशनलिज्म नहीं आया है ना, तो अगर उसमें नेशनलिस्टिक अप्रोच आ जाए, सब अपने एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है, समझे कि हम एक नेशन के लोग हैं, है ना, तो उस पर जो दूसरे किंग वगैरह, उस पर जो दूसरे देश के जो किंग वगैरह उसको लड़ाई करके उसको अपने कब्जे में मिलाए हुए हैं, तो उसको अलग हटाया जा सकता है ना। जैसे इंडिया के लोग जब तक एज ए नेशन नहीं समझते थे तब तक अंग्रेज और पुर्तगाल डच वगैरह सभी आए और सब इंडिया को गुलाम बनाए, है ना। लेकिन जैसे ही गांधी जी आए और सुभाष चंद्र बोस आए, है ना, नेहरू जी हैं, फिर भगत सिंह है, राजगुरु सुखदेव वगैरह वगैरह, तो ये सब बलिदान दिए, कुर्बानियाँ दिए, और हम लोग के अंदर एक नेशनलिस्टिक फीलिंग आया, है ना। और तब जाकर जैसी नेशनलिस्टिक फीलिंग आ गया तो यूरोपियन पावर, ब्रिटिश वगैरह, जो पुर्तगाल वगैरह, सबको भागना पड़ गया, है ना। नहीं, अगर नहीं आया होता नेशनलिस्टिक फीलिंग तो क्या होता, अभी भी हम लोग गुलामी कर रहे होते। तो उसी तरह से यूरोप में ये पहले आया, हमारे देश में बाद में आया, ठीक है। तो ये यूरोप में पहले आया, तो फ्रांस में ये जब ये हुआ तो अदर जो कंट्री थे, अदर जो लोग थे उस यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है, तो जो दूसरे ग्रुप के लोग थे वो इस चीज़ को देख रहे थे, है ना, पढ़ रहे थे पेपर में, और उनको भी लगा कि अगर हम लोग पे जो दूसरे ऐसा राजा रूल करे जो यहाँ का है ही नहीं, है ना, वो यहाँ का ऑक्यूपेशन ही नहीं है उसका, और हम लोग उसके गुलामी क्यों, क्योंकि उस समय तो राजा जितना लड़ा युद्ध में वो कैप्चर कर लेता था, है ना। अगर हम लोग नरेंद्र मोदी लड़ा चाइना में, चाइना युद्ध जीत गया तो चाइना को अपने कब्जे में मिला ले, तो चाइना का लोग सोचेगा ना कि भाई हम मेरे तरह खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, राजा ना लैंग्वेज बोलता है, फिर भी हमको रूल कर रहा है, तो चाहेगा ना कि मेरा जो राजा हो, मेरा जो किंग हो मेरे तरह हो, है ना, ऐसा फीलिंग्स आता है। अब प्लस उसका रूलिंग भी क्या रहेगा, बेकार रहेगा, क्योंकि वो तो राजा है, वो तो अपना जनता हो, चाहे उसके खुद का जनता हो या जिसको कैप्चर किया उसके बारे में भी नहीं सोचेगा, क्योंकि, है ना। इसीलिए जो डेमोक्रेसी था और नेशनलिज्म था वो साथ साथ चल रहा था, है ना। हम फ्रांस में भी देखें कि क्या डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन हो रहा था, मतलब राजा को हटाओ और ऐसा वहाँ पे सिस्टम क्रिएट करो कि जो रूलर हो वो जनता के द्वारा क्या हो, इलेक्टेड हो, सेलेक्टेड हो। ऐसा नहीं कि एक राजा को ख़त्म करो तो फिर कोई दूसरा कोई राजा को बना दो, ऐसा नहीं। अगर राजा हटा तो एक डेमोक्रेसी आनी चाहिए, उसमें लोग सेलेक्ट करेंगे खुद को और कि कौन हमें रूल करे, है ना। अगर ख़राब रूलिंग करेगा फिर उसको हटाएंगे इलेक्शन में। तो नेशनलिज्म के साथ साथ क्या चल रहा था, डेमोक्रेटाइजेशन भी, है ना, डेमोक्रेसी भी आ रही थी, ठीक है। चलिए।
तो फ्रांस में जैकोबिन क्लब बनाया गया था, है ना। वहाँ जैकोबिन क्लब क्या था, एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करते थे, डिस्कस करते थे क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, है ना। कैसे जो है जो डेमोक्रेटिक जो डेस्पोटिक रूलर है ना, तानाशाही रूलर, उनको कैसे हटाया जाए, उनको कैसे पनिशमेंट दिया जाए, अपने कंट्री में कौन कौन जो है डेमोक्रेसी के खिलाफ या नेशनलिज्म के खिलाफ कौन साजिश रच रहा है, उसको पकड़। हाँ, रॉबिस्पियर थे, है ना। रॉबिस्पियर का लास्ट में उसका ही गुलेटिन कर दिया गया था। ने बहुत लोगों को कटवा दिया था, बहुत ज़्यादा वो। हाँ, अच्छा, ठीक, अच्छा। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, लेकिन जो इसको जो मरवाने वाला था रॉबिस्पियर को, वहाँ की जनता ही मरवाई, क्योंकि इतने लोग उस पर केस चला था, रॉबिस्पियर पे केस चला था, और केस में यही निकला था कि तुम इतने निर्मम हत्या करवा दिए। हाँ, हाँ, कोई रूल नहीं, अगर उसको शक हो जाता था कि ये जो है मेरे खिलाफ है ना, तो उसको गुलेटिन करवा देता था। ठीक है, लास्ट में उस पर क्या चलता है, अभियोग चलता है, जज बैठता है, जज उसको बोलता है कि गुलेटिन, और लास्ट में पूछता है, जब रॉबिस्पियर जब तख्ता पे गुलेटिन हो रहा होता है, तो उससे पूछता है कि तुमको कैसा लग रहा है रॉबिस्पियर से। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो तो ये जो क्लब जो बन रहा था, है ना, तो ये एक तरह से, अब क्योंकि वहाँ यूरोप के लोग, ये फ्रांस में जो चीज़ हो रहा था ना, तो ये लोग सोच रहे थे ना कि मेरे यहाँ भी जो यहाँ नेशनलिस्टिक माइंड के जो लोग थे, वो चाहते थे कि मेरे यहाँ भी ऐसा फ्रेंच के लोग जो आर्मी है, फ्रेंच आर्मी आए और मेरी क्या करे, हेल्प करे। क्योंकि फ्रेंच के आर्मी किस में बिलीव करते हैं, नेशनलिज्म में, कि हर देश का, हर देश एक एक देश होना चाहिए, उसमें उसी लोगों का उसमें सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो जो अदर यूरोपियन कंट्री थे, वो हेल्प मांग रहे थे, या फिर फ्रेंच आर्मी को सपोर्ट भी कर रहे थे कि आप मेरे देश में और हम साथ में मिल करके, और इस राजा जो भी किंग यहाँ रूल कर रहा है उसको हटाएंगे, और मेरे कंट्री में भी एक तुम्हारे जैसा देश जो बना, मेरे देश, मेरा भी एक देश ऐसा बना दो, है ना। तो अदर यूरोपियन कंट्री भी ऐसा, इसलिए वो फ्रेंच आर्मी की हेल्प भी करना शुरू कर दिया। और जैकोबिन क्लब जो हुआ करता था, क्योंकि हर कंट्री में, हर यूरोपियन कंट्री में बनना शुरू हुआ जैकोबिन क्लब, जैसे फ्रेंच में बना था, और ये लोग आर्मी, फ्रेंच आर्मी से हेल्प भी ले रहे थे और उसकी हेल्प भी करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, ठीक है। तो एक तरह से आप अपने देश में किसको हमला करने के लिए बुला रहे हो, फ्रेंच आर्मी को, क्योंकि आपको ये लगता है कि फ्रेंच आर्मी जब आएगी, हमला करेगी, यहाँ के रूलर को हटाएगी, और मेरा एक कंट्री बनेगा, है ना। यहाँ सेम वेट एंड मेजर होगा, हर जगह वेट मेजर, करेंसी भी सेम होगा, रूल रेगुलेशन भी, जैसा फ्रांस में हुआ था, है ना। तो लोग भी चाहेंगे कि मेरे जैसा यहाँ हो। जैसे अभी देखिए, जस्ट एग्जांपल पाकिस्तान का स्थिति देखिए, पाकिस्तान की हर जनता चाहती है क्या, कि नरेंद्र मोदी क्या करे, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाए। क्योंकि वहाँ आटा इतना महंगा हो चुका है, अंडा इतना महंगा हो चुका है कि लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर, पेट्रोल बाहर हो चुका है खरीद के बाहर से। तो वहाँ की जनता का इंटरव्यू देखें, हाँ, हाँ, दूसरे दूसरे देश से भाग रहा है। तो वहाँ का जनता का इंटरव्यू देखिएगा तो बोलता है कि नरेंद्र मोदी, या नरेंद्र मोदी जैसा अगर पाकिस्तान को नेता मिल जाए तो क्या बात हो जाए। तो जब आप दूसरे कंट्री के लोग को देखते कि वाह कितना डेवलप हो रहा है ना, एक टाइम में मेरे ही जितना था, लेकिन कोई रूलर आया और उसको इतना ऊपर ले गया, तो आप चाहते हो कि वैसा रूलर मेरे देश में भी आ जाए ना। ठीक है, ये चीज़, अभी तो पाकिस्तान टूटने के कगार पे भी, अगर और इकोनॉमिक हार्डशिप रहा तो अलग अलग 4-5 प्रोविंस में टूट जाएगा। ठीक है। तो ये जो क्लब, जैकोबिन क्लब बन रहे थे, है ना, जैकोबिन क्लब, ये क्या कर रहे थे, फ्रेंच आर्मी को बुलावा दे रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे कि उसके भी कंट्री में क्या है, इन्वेजन हो और यहाँ के राजा को ख़त्म वतम किया जाए, ये चीज़ था। ठीक है, चलिए, तो चलिए इसको लिख लीजिए, ये वाला लाइन को लिखिए। चलिए, ठीक है। तो इस तरह से जैकोबिन क्लब अदर कंट्री में बनना शुरू हो चुका था। ठीक है, अब द नेपोलियनिक कोड पढ़ेंगे। ये कौन है ना। ठीक है, इसका वही रूल था कि हम पूरे यूरोप पे क्या करें, रूल करें, लेकिन एक्चुअली में ब्रिटिश से टकरा गया, और ब्रिटिश जो है, मतलब इसको मारने में ब्रिटिश ही, हाँ, हाँ, हाँ।
जो ब्रिटिश जो थे ना, इसको बहुत तरपा तरपा के मारा था नेपोलियन को, आग पे चला चला के मारा था, आसान मौत नहीं दिया था इसको, नेपोलियन को। ठीक है, चलिए। तो द नेपोलियन रिटर्न ऑफ, तो जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी भी था कि भाई डेमोक्रेसी आना चाहिए, ये जो रूलर वगैरह ये सब हटे, है ना। लेकिन वहाँ पे क्या डिक्टेटरशिप आ गया। नेपोलियन क्या था, एक मिलिट्री जनरल था, ठीक है ना, और ये धीरे धीरे करके पूरे कंट्री को, पूरे फ्रांस को अपने अंदर में कंट्रोल कर लिया। ठीक है, और कुछ चीज़ें इसने चेंजेस लाई फ्रांस के अंदर, है ना, जो कि यूरोप में इसको बहुत ही प्रेज़ किया गया, बहुत सराहा गया, क्योंकि जो लोग थे वो फ्रांस अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, कोई वो रूल कर रहा था, कोई ये रूल कर रहा था, तो इस वजह से करेंसी वगैरह, वेट वगैरह भी सब कुछ डिफरेंट हुआ करते थे। ठीक है, और प्लस रूल रेगुलेशन भी अलग अलग था लोग। अब क्लर्जी लोग हैं, जो नोबल लोग हैं, उसके लिए सजा करो तो कोई दिक्कत का, कुछ गलत करो तो कम सजा है, लेकिन वही कोई पीजेंट्स है, कोई गरीब है, तो उसके लिए बहुत कठोर नहीं है। मतलब रूल रेगुलेशन भी यूनिफॉर्म नहीं था, सब के लिए अलग अलग था। लेकिन ये जो नेपोलियन बोनापार्ट आया, ये क्या क्या कि जो लॉ था वो सबके लिए क्या कर दिया था, बराबर कर दिया था ना। तो रिटर्न ऑफ मोनार्की, जिस चीज़ के लिए फ्रांस लड़ा था, है ना, कि भाई एक मतलब एक डिस्पोटिक रूलर को हटाओ, ठीक है ना, ऐसा एक रूलर होना चाहिए जो जनता की सुने, जनता बोले कि आपको ये करना है तब आप करो। लेकिन जैसे ही कोई मिलिट्री जनरल आ जाएगा, मान लेते हैं कि पाकिस्तान का परवेज मुशर्रफ मिलिट्री जनरल बन गया, तो क्या जनता का भला हो गया? नहीं भला हुआ, क्योंकि वो मिलिट्री है, उसको वोट जनता से कोई मतलब नहीं है, वो खुद की सुनेगा, खुद की करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से मोनार्की फिर आ गया, है ना, नेपोलियन बन गया क्या, फ्रांस का डिक्टेटरशिप। ठीक है, उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव किससे बना, एडमिनिस्ट्रेशन से। और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या हो गया, पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, है ना। तो उस समय लचर पचर हुआ करता था, खराब कानून व्यवस्था हुआ करता था, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया ताकि कानून वगैरह जो रूल रेगुलेशन है वो क्या हो, फॉलो अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, और जो प्रिविलेजेस था, है ना, जो जन्म के आधार पे प्रिविलेज है, जैसे कि अगर आप नोबेल में पैदा लिए हो तो आपको कुछ ज़्यादा प्रिविलेज का मतलब कि हाँ अधिकार है, चाहे कोई छूट है ना, ये वगैरह आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप कोई कलर की आप जो है पीजेंट्स वगैरह में हो, है ना, तो आपको वो प्रिविलेज नहीं मिलेगा, वो सुख सुविधा, वो चीज़ जो है रूल्स वगैरह ये सब आपको उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो जो जन्म के आधार पे जो प्रिविलेज मिल रहा था, है ना, वो नेपोलियन आके क्या कर दिया, हटा दिया। और ये बहुत अच्छी बात थी, है ना, लोग इसका भी प्रेज कर रहे थे। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी। अब लॉ के सामने क्या है, सभी लोग क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, है ना। ये कौन ला रहा था, नेपोलियन ला रहा था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं होता था, जो नोबल लोग थे, क्लर्गी लोग थे, वो किसी को दिए टेनेंट्स को कि भाई जोतो तो जोतो, वो तुम्हारा नहीं होगा, बाद में हम जब चाहे तब ले सकते हैं। चाहे कोई रूलर है तो रूलर कभी भी किसी का ज़मीन हथिया सकता था। लेकिन नेपोलियन बोला कि चाहे हम रहे कोई रहे, राइट टू प्रॉपर्टी है, आपकी अगर संपत्ति, आपका अगर घर है तो वो आपका है। ठीक है, समझ में आ गया बात। बहुत अगर ख़राब स्थिति होगा मतलब तब हम आपका लेंगे, अदरवाइज़ ये आपका, आप जो कीजिए आपकी प्रॉपर्टी है। तो लोग और भी सिक्योर्ड फील किए कि नहीं, जो भी हम करेंगे वो अपने लिए करेंगे। पहले मान लो बहुत अच्छा हम घर बना दिए, बहुत पैसा लगा है, और लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं है कि मेरा है कि नहीं, कि बाद में जब जाएगा राजा ले भी सकता है, कोई रूलर आके ले सकता है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, सिक्योर। अब आप अपने हिसाब से बहुत सा उसमें चेंजेस ला सकते हैं, जो मन है वो कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर देना। फ्यूडल सिस्टम क्या होता था, फ्यूडल सिस्टम उस समय जैसे कैसे जमींदार लोग होते थे पहले इंडिया में ना, बहुत बिगहा का बिगहा ज़मीन हुआ करता था, उसमें मजदूर सब खट रहा है सालों से, बचा उसका बाप का बेटा का दादा का बेटा सब वही में उसके खटा ज़मीन में, फिर भी उसका ज़मीन नहीं हुआ करता था, वो तो ख़ानदानी मजदूर बन जाता था ना पहले। तो फ्यूडल सिस्टम यूरोप में ही होता था, उसमें भी बहुत बड़ा बड़ा ज़मींदार लोग हुआ करते थे, उनका बहुत बड़ा बड़ा हवेली हुआ करता था। ठीक है ना, तो ये फ्यूडल सोसाइटी हुआ करती थी। अब वहाँ पे जनता भूख से मर रहा है, लेकिन किसी किसी के पास बिग्घा का बिग्घा ज़मीन है, हवेली है ना, सारा अनाज उसका सर रहा है, खाने वाला घर में भी कोई नहीं है, लेकिन जो जनता है वो क्या भूखे मर रही है। तो जो फ्यूडल सिस्टम था
एक तरह से कह सकते हैं जमींदारी सामंती व्यवस्था वगैरह इसको हिंदी में। तो इन सब को ख़त्म कर दिया और उस ज़मीन पे जो बंधुआ मजदूर थे, जो बाप दादा के ज़माने से काम कर रहे थे, पीजेंट्स वगैरह, उन सबको क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया कि भाई ये जो फ्यूडल जो भी क्योंकि फ्यूडल बहुत लोग हुआ करते थे, बहुत फ्रांस तो बहुत बड़ी कंट्री हुआ करती थी और यूरोप पे पूरा फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, है ना। पोप वगैरह भी ज़मीन को कैप्चर करके रखता था, ठीक है। तो ये फ्यूडल सिस्टम को अंत कर दिया और जो उसमें पीजेंट्स वगैरह जो काम कर रहे थे उसमें वो ज़मीन का क्या कर देता है, बांट देता है, आज़ाद कर देता है, फिर कि तुम खुद अपना ज़मीन पे जोतो और खुद क्या करो, अपना परिवार का पालन पोषण करो, ठीक है ना। और सर्फडम और मनेरियल ड्यूज, ठीक है ना। और जो बहुत लोग गुलाम व्यवस्था, किसी क्या गुलामी कर रहा है, पूछा मार रहा है, उसका मतलब है ना साफ सफाई का बड़ा बड़ा हवेली है फ्यूडल लोग का, तो उसमें क्या करेगा, मजदूर को रखेगा, हाँ कम पेमेंट देगा, है ना। समझ में आया बात। तो इस तरह से सर्फ मनेरियल ड्यूज मतलब क्या हो गया कि जो भी मान लेते हैं किसी का कोई बकाया उकाया कुछ है, पैसा उसा पहले नहीं देते थे, पुराना फिल्म में देखते होंगे कि तुम्हारा बकाया है, चलो तुम घर छोड़ो, ये घर मेरा हो गया वगैरह। तो जो भी उस समय का मैंने तो सबको क्या कर दिया, फ्री कर दिया, है ना, ख़त्म कर दिया। किसको बाटर सिस्टम, उसको थोड़ी ना करते। बाटर सिस्टम पहले तब हुआ करता था जब सिक्का नहीं हुआ, नोट वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो लोग अब अभी भी देहात में, हाँ अभी भी देहात में जाइएगा तो आप आइसक्रीम वगैरह वाला आता है बेचने के लिए, तो वो आप उसको 1 किलो चावल या मतलब कुछ 2 कप कुछ भी आप चावल या आपके घर में जो भी है गेहूं वगैरह आप उसको दे दीजिए, आटा वगैरह दे दीजिए, आपको एक आइसक्रीम दे देगा। अभी भी है, वो लोग झोला लेके चलता है, तो वहाँ पे लोग के पास चावल गेहूं घर में भरा पड़ा है, ऐसे भी सड़ जाएगा वहाँ, लेकिन वहाँ पे पैसे की किल्लत होती है गांव देहात में। लेकिन अनाज तो लोग खेती कर रहा है, तो अनाज तो एनी टाइम मौजूद है, तो पैसा कहाँ से लाएगा, बेचेगा उसके, उससे बढ़िया है कि उसी को दे दो। आइसक्रीम वाला को भी तो पेट भरना है, वो भी तो खरीद के ही खाएगा फिर चावल गेहूँ, तो डायरेक्ट आप उसको दे दो वहाँ से। तो आप किसी चीज़ के बदला आप पैसा ना दे करके उसके ज़रूरत को सामान दे रहे हैं, उसी को बोलते हैं बाटर सिस्टम, ठीक है। तो ये सब ये चल रहा था ना। तो फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, सर्फडम को ख़त्म कर दिया, मैनोरियल ड्यूज ख़त्म कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी ले आया, इक्वालिटी बिफोर द लॉ लाया, रिमूवल ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पर जो उसको ख़त्म कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ले आया, है ना। लेकिन उसके साथ साथ क्या आ गया, रिटर्न ऑफ मोनार्की, जो कि जिसके लिए फ्रांस रिवॉल्यूशन लाया था। हाँ हाँ क्या ये मतलब क्या करते हैं उसको, इसको सब हेट किया था, बाद में हेट किया था, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ परफेक्ट अच्छा नहीं हो सकता, कुछ है ना। मान लेते हैं कि एक तरह से एग्जांपल आप ले लीजिए कि आपके लिए कोई अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए वो खराब हो जाए। आप अगर जिसको अच्छा मानते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सब लोग उसको अच्छा ही माने, है ना। तो डिपेंड करता है सिचुएशन, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, किसी को क्या नुकसान हो रहा है। अब इससे बिजनेस क्लास को फ़ायदा हो रहा था, क्यों, क्योंकि अब बिजनेस क्लास क्या राइट टू प्रॉपर्टी आ चुकी थी, है ना। दूसरा बात ये था कि जो लास्ट में ये वेट एंड मेजर्स भी लागू करता है कि सारा फ्रांस में वेट एंड जहाँ जहाँ इसका रूल फैल रहा था, ये कब्जा भी तो करना शुरू कर दिया था। जैसे ही आप कोई नेशन बन जाते हो, आप स्ट्रांग महसूस करने लगते हो, अब आपका व्यू क्या होता है, हमारे कंट्री को और स्ट्रांग बनाए। और उस ज़माने में स्ट्रांग बनाने का एक और तरीका था कि आप दूसरे देश को क्या कर लो, गुलाम बना लो, उसका सारा रिसोर्स क्या कर लो, यूज कर लो, है ना। ये भी हुआ करता था। तो ये जो एक ये नेपोलियन क्या ले लेता है, ठेका ले लेता है। किस चीज़ का ठेका ले लेता है कि जैसे फ्रांस में जो चीज़ हो रहा है ना, वो पूरा यूरोप में हो जाए, यानी हर जगह नेशन स्टेट बन जाए। फ्यूडल सिस्टम जहाँ जहाँ वो कब्जा कर रहा था, जिस जिस स्टेट को वो कब्जा कर रहा था, वहाँ वहाँ ये सारा चीज़ नेपोलियनिक कोड जो अपने देश में लागू कर रहा था, वो सारे कंट्री में वो जहाँ जहाँ जिस जिसको जीत रहा था, उस चीज़ में ये लागू करता चला जा रहा था। तो वहाँ के भी बिजनेस का जो दूसरे देश के भी, वो भी चाह रहे थे कि नेपोलियन यहाँ भी आए, है ना, ताकि क्या हो, वेट मेजर्स इक्वल हो जाए, करेंसी इक्वल। पहले तो एक ही कंट्री में ना जाने कितना रूलिंग क्लास हुआ करता था, वो उस आधा कैप्चर कर ले, आधा अपने हिसाब से सब वो क्या टैक्स लागू करता था, वेट मेजर्स लागू करता था, कस्टम ड्यूटी डिफरेंट होता था। तो एक ही कंट्री में एक से दूसरे जगह जाने पे व्यापारी को क्या होता था, वेट मेजर का दिक्कत हो जाता था, यहाँ कुछ वैल्यू है वहाँ कुछ वैल्यू, बहुत दिक्कत हो जाता था। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि अपना तो
टैक्स कर दी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है ना कि डिफरेंट डिफरेंट टैक्स, केरला का स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो कुछ और टैक्स लगा दिया, बिहार गवर्नमेंट कुछ होती, इस वजह से रेट जो है ना डिफरेंट कर जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर अपना टैक्स जीरो कर देना तो सारे कंट्री में सब रेट सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो सिम एक ही टैक्स लगाएगी हर जगह। कुछ कुछ रिसेशन वो भी देती है, मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहाँ पे लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, चाहे कोई गरीब जैसे बिहार गरीब है तो वहाँ पे कुछ छूट दे देगी, वहाँ पे टैक्स वैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कम लगाएगी, ताकि यहाँ की जनता क्या थोड़ा सा यूज़ कर सके उस चीज़ को, है ना, जिससे कैसे बेनिफिट प्रोग्राम चलाती है। ठीक है। दूसरा क्या, रिमूवल ऑफ गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस इन टाउन्स। तो गिल्ड क्या होता था, व्यापारियों का समूह जो बिजनेस वगैरह करते थे, वो ग्रुप बनाते थे, है ना। तो बिजनेस ग्रुप तो पहले के रूलर वगैरह इनको ये नहीं, क्लैन तो हो गया कि आप एक क्लैन जो हो गया ना, वो एक समझ जाइए कि वो डिसेंडेंट से आता है, मतलब आप किस क्लैन से बिलोंग करते हो, आपके बाप के दादा का दादा क्या था ना, वो एक क्लैन हो गया, एक वंश जिसको बोलते हैं ना, वो हो गया। गिल्ड हो गया कि एक ग्रुप, जैसे आप बिजनेसमैन हो तो आप चाहोगे ग्रुप बना के, जैसे सोना बेचने वाला एक सोनार का ग्रुप बना के रखता है कि कितना भाव रखना है, सब्जी बेचने वाला एक अपना ग्रुप बना के रखता है ना। तो गिल्ड सिस्टम में क्या होता है कि भाई आप मान लेते हैं सोना बेचने वाले व्यापारी हो, तो आप 10 मान लें आपके एरिया में 10 गो सोना का दुकान है, तो आप एक ग्रुप बना लीजिए, बोले कि सोना का भाव ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब जो आप लोग तय कीजिएगा वही पे पब्लिक खरीदेगी, है ना। और दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आप ग्रुप बना लिए तो आप देश के प्रति जो भी वहाँ का रूलर है, ठीक है, उसके खिलाफ आप साजिश भी रच सकते हो, क्योंकि आप ग्रुप बन गए ना। मान लो कोई रूलर है, कोई रूल ले आए कि इतना टैक्स होना चाहिए, तो आप क्योंकि ग्रुप में हो तो आप विद्रोह कर दोगे, है ना। 10-20 जो भी सोना रखे क्या दुकान बंद करो, अब सोना नहीं बिकेगा, इतना टैक्स लाद दिया, तो गवर्नमेंट डर भी सकती है कि फिर बोले ना चलो चलो चलो। तो नेपोलियन क्या कर दिया, पहले का रूलर डरता था कि गिल्ड वगैरह बना लेगा, हम कुछ ऑटोक्रेटिक मेजर्स लेंगे अपने हिसाब से, तो ये लोग ग्रुप बना बना के क्या कर सकता है, रिवॉल्ट कर सकता है। तो गिल्ड सिस्टम पे पाबंदी थी, लेकिन जैसे ही ये आया नेपोलियन, ये गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया, यानी कि जो भी बिजनेस क्लास है, चाहे जो ग्रुप बना सकता है, अपना डिसीजन ले सकता है। ठीक है। फिर दूसरा क्या क्या, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। ठीक है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन किसी भी कंट्री के लिए क्या बहुत ज़रूरी है। आप अभी देखिए कि हर जगह रोड बन रहा है ना। कम्युनिकेशन के लिए एक नया इंटरनेट आ चुका है, व्हाट्सएप पे पट जो भी कुछ करना है, बात करना है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन, तो नेपोलियन क्या किया, जो डाक वगैरह, उस समय तो डाक सिस्टम हुआ करता था, पत्राचार, पत्र डालिए तो यहाँ से वहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ से वहाँ जाने के लिए क्या चाहिए, रोड भी तो चाहिए, है ना, घोड़ा वोड़ा जो। तो रोड सिस्टम भी इम्प्रूव करा दिया, है ना। अब लोग एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में काफ़ी अच्छा महसूस करने लग गए। जो व्यापारी क्लास के लोग थे, है ना, अब आराम से क्या सामान लाते थे और एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना शुरू कर दिए, है ना। लोगों को भी बहुत हेल्पफुल हो गए, प्लस कम्युनिकेशंस भी इम्प्रूव हो गया, है ना। कम्युनिकेशन इम्प्रूव होने से क्या होता था कि जैसे कि मिलिट्री वगैरह भी है ना, अब एक जगह से दूसरे जगह उनको जाना है, तो वो उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, उस कम्युनिकेशन सिस्टम का बेहतर तरीक़ा से फ़ायदा उठा सकते हैं, और आसानी से किसी भी, अगर कोई राज्य में रिवॉल्ट हो रहा है उसको आसानी से दबा सकते हैं। हमारा जो कंट्री 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, उसको दबाने के पीछे, वो जो दबा था रिवॉल्ट 1857, उसके पीछे यही दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एक ट्रांसपोर्ट और दूसरा कम्युनिकेशन, है ना। जो डलहौजी था वो रेलवे लाइन बिछा के चला गया था, और टेलीग्राम भी बिछा के चला गया था, है ना। तो जो तार से टेलीग्राम हुआ करता था, वायर, टेलीग्राम का वायर बिछा हुआ था, तुरंत मैसेज इधर से उधर चला जाता था। और रेलवे लाइन बिछा हुआ था, तो 1857 में रिवॉल्ट आया तो सारा जो ब्रिटिश आर्मी हुआ करता था, तुरंत इधर से उधर इन्फॉर्मेशन चला जाता था कि यहाँ रिवॉल्ट हो, चाहे यहाँ पे क्या स्थिति है, और तुरंत आर्मी क्या हो जाती थी, ट्रेन पे बैठती थी, सीधे पहुंच जाती थी। वो लोग घोड़े पे दौड़ते रहते थे, हम लोग के राजा, वो लोग ट्रेन पे बैठ के वहाँ पहले ही पहुंच जाता था। तो ट्रांसपोर्ट और सिस्टम अगर किसी कंट्री का मजबूत है, यानी कि वो कंट्री क्या कर सकती है, अपने रिवॉल्ट अगर हो रहा है किसी उसके पार्ट में, कुछ ऐसा चीज़ हो गया, अनघटना दुर्घटना ऐसा, तो वहाँ पे तुरंत उसको कंट्रोल में ला सकती है। जैसे अभी बहुत सारा हाईवे आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में चाहे राजस्थान में, ऐसा हाईवे बना रहा है गवर्नमेंट कि वहाँ विमान, जेट, अगर उसको लैंडिंग करना हो, या वहाँ से उसको उड़ान बना, तो उस रोड पर जो कार वगैरह चल रहा है, बस वगैरह चल रहा है, उसका भी वो इस्तेमाल कर सकती है ना। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी क्या है कहना। हाँ हाँ। क्या
बिल्कुल क्वालिटी। वही तो वैसा बना रहा है ना कि हाईवे कि आपको अगर विमान जेट को कभी मान लेते हैं कि राजस्थान में जो पाकिस्तान के काफ़ी नज़दीक है, अब मान ले वहाँ कभी हमला हो गया, तो ऐसा रोड अगर बना रहेगा कि वहाँ जेट विमान उतर सके या वहाँ से हवाई यात्रा कर सके, है ना, लैंडिंग या वो कर सके, तो उसके हिसाब से वहाँ पे क्या बना दिया है, रोड बना दिया है। तो जेट विमान आसानी से उतर सकता है, रोड पर ही उतर सकता है, सारा रोड पे जितना भी गाड़ी चल सबको क्लियर करा देगा, लेकिन जिसको उतरना उतरो, जिसको उड़ान भरना उड़ान भरो। समझ गए बात को? ठीक है। मतलब उसका लेन जो होगा वो एक साथ होगा या मतलब सेपरेट होगा? नहीं, उसी में गाड़ी चल रहा है ना। अब मान लें कि जब ऐसा सिचुएशन अनटुवर्ड सिचुएशन आ गया, कुछ ऐसा स्थिति इमरजेंसी हो गया, तो सारा उसमें अब मान लो युद्ध का स्थिति आएगा तब ना, सच्चा मान लो कोई ऐसा कोई मान लेते कि खराबी आ गया विमान में, हाँ, तो सब पुलिस जाएगा वहाँ बोले कि थोड़ा रोड जहाँ वो लैंडिंग करने का पोजीशन है वहाँ से लेके कुछ किलोमीटर तक रोड बैंड कर देगा, अब वहाँ से लैंड कर लेगा, है ना। युद्ध की स्थिति में तो पूरा घर के लोग घरे में घुस